नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी स्टेट सर्विस एग्जाम 2024 लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 बढ़ सकती है आगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 28 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का विचार कर रहा है। आयोग अगले कुछ दिनों में निर्णय ले सकता है, क्योंकि मतदान विभिन्न चरणों में होगा। ऐसे में कई जिलों में अलग अलग तारीख को मतदान रखा गया है। कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षकों व अधिकारियों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई जाएगी। 110 पद के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक और 14 पद के लिए राज्य वन सेवा 2024 परीक्षा 28 अप्रैल को रखी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब परीक्षा करवाना आयोग के लिए थोड़ा मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक कि आयोग के पास परीक्षा को स्थगित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि शिक्षक और जिला प्रशासनिक अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। 22 से 27 जुलाई तक मुख्य परीक्षा होगी। आयोग के अधिकारी रविंद्र पंचभाई का कहना है कि परीक्षा के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। वैसे परीक्षा आगे बढ़ने पर विचार हो रहा है। सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। जबलपुर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का महत्वपूर्ण राहतकारी आदेश पारित किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को एक अवसर प्रदान करने हुए परीक्षा में शामिल किया जाए। इस आदेश से राज्य के लगभग 45,000 नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत मिली है। संबद्धता शुल्क जमा करने के लिए कॉलेजों के पास 10 दिन शेष। 2024 से 25 सत्र के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने संबद्धता शुल्क में वृद्धि कर दी। कॉलेजों को राशि जमा करने के लिए 2 किस्तों की सुविधा दे रखी है। दूसरी व अंतिम किस्त जमा करने को लेकर कॉलेजों के पास महज 10 दिन शेष रह गए हैं। 31 मार्च बाद 25% विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी और निजी कॉलेजों को पत्र लिखकर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने जुलाई में संबद्धता, पाठ्यक्रम नवीनीकरण, सीट वृद्धि की दरों में बढ़ोतरी कर दी। अधिसूचना जुलाई 2023 में निकाली गई थी। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को सुविधा देते हुए 2 किस्त में राशि जमा करने पर जोर दिया। 28 फरवरी और 31 मार्च तक 50 से 50% राशि देना थी। तारीख निकलने के बाद फीस भरने पर कॉलेजों को 25% विलंब शुल्क भी देना होगा। रीवा, शहडोल, जबलपुर में बारिश तो नर्मदापुरम, बैतूल में बूंदाबांदी के आसार, ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी और सतना में वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों ने मंगलवार को रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के हिस्सों के साथ नर्मदापुरम और बैतूल में बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। इस दौरान बैतूल में गरज चमक के साथ कहीं कहीं ओले गिरने के आसार भी हैं। मौसम विज्ञानियों ने पूर्वानुमान जताया है कि मंगलवार को पूर्वी हिस्सों सहित बैतूल, नर्मदापुरम में वर्षा के बाद बुधवार 20 मार्च को सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद पूरे प्रदेश से बादलों की विदाई हो जाएगी और फिर तापमान में बढ़त होने लगेगी। होली के बाजार में इस बार दाम नहीं बढ़े। थोक बाजार में ग्राहकी सुस्त। होली से पहले रंग पिचकारियों का बाजार सज गया है। होली के इस वर्ष के बाजार में सुस्ती की शिकायत कर रहे हैं। इसके पीछे मार्च में वित्त वर्ष की समाप्ति की औपचारिकताओं के साथ चुनाव के असर को भी कारण माना जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार इस साल न तो दाम बढ़े हैं, न होली के बाजार पर महंगाई की मार है। इसके बाद भी अब तक व्यापार सुस्त है। थोक बाजार में ग्राहकी का दौर लगभग आधा हो चुका है। होली के पहले अब खेरची ग्राहकी शुरू हो गई है।
थोक कारोबारी नरेश चावला के अनुसार बीते वर्ष प्लास्टिक के दाम बढ़ने से पिचकारियों की कीमत भी उछली थी। इस साल कच्चे माल के दाम सामान्य स्तर पर है, ऐसे में पिचकारियों के दाम भी सीमा में है। मैं निगमायुक्त शिवम वर्मा बोल रहा हूँ। आपने शिकायत की थी, हल हुई या नहीं? फोन पर बात कर जानी वास्तविकता। इंदौर में निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सोमवार को औचक निरीक्षण पर जोन क्रमांक 9 पहुँचे। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी और कंट्रोल रूम में रखे गए शिकायत पंजी का अवलोकन किया। इस पंजी में दर्ज एक शिकायत को लेकर उन्होंने शिकायतकर्ता से टेलीफोन लगाकर बात की। यह शिकायत चैम्बर के संबंध में थी। निगमायुक्त ने शिकायतकर्ता को त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद निगमायुक्त ने जोन क्षेत्र में शौचालय आदि की सफाई व्यवस्था तथा 56 दुकान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहां समुचित सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रोजाना कम से कम 3 से 4 शिकायतकर्ताओं से बात करें और उनकी शिकायत के निराकरण के संबंध में जानकारी लें। मध्य प्रदेश में ओबीसी और जातिवार गणना को मुद्दा नहीं बना पाई कांग्रेस। भाजपा के पास पिछड़ा वर्ग के नेताओं की भरमार। मध्य प्रदेश में ओबीसी और जातिवार गणना को कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल इसकी कई वजह हैं। पहली तो यह कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 करने की बात तो कही, लेकिन कभी ओबीसी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। जब तक नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ रहा तो सारे ओबीसी नेता हाशिए पर रहे। इन दिग्गजों ने कभी अरुण यादव या जीतू पटवारी जैसे नेताओं को मुख्यधारा में भी आने नहीं दिया। इन आक्रामक नेताओं की जगह कमलेश्वर पटेल का चेहरा दोनों दिग्गज सामने लाते रहे। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग का भरोसा कांग्रेस जीत नहीं पाई। इधर भाजपा में देखें तो ओबीसी नेताओं की लंबी कतार है। ओबीसी के 4 मुख्यमंत्री भाजपा दे चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ने ओबीसी को टिकट दिया। अब लोकसभा की बात करें तो भी भाजपा ने 11 प्रत्याशी इस वर्ग के दिए हैं। जिला पंचायत से लेकर नगरपालिका और महापौर में भी ओबीसी की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे अनेक कारण हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जातिवार गणना कभी सियासी मुद्दा नहीं बन पाई। चंबल की राजनीति में दूसरों दलों का प्यादे बनते रहे हाथी पर टिकी निगाहें। चंबल की राजनीति का एक दौर वह भी था जब बहुजन समाज पार्टी के हाथी की चिंगाड़ से भाजपा और कांग्रेस के सारे चुनावी गणित बिगड़ जाते थे। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक में हाथी की अनदेखी कोई भी दल करने का साहस नहीं दिखा पाता था, पर अब वही हाथी इसी राजनीति की बिसात पर दूसरे दलों का प्यादा बन गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। इस बार हाथी किस करवट बैठेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। अगर बात विधानसभा चुनावों की करें तो मुरैना, दिमनी और जौरा विधानसभाओं को हाथी जीत हासिल कर चुका है। लोकसभा के चुनाव में दूसरे नंबर तक पर रहा है, लेकिन बीते 10 साल से बसपा की हालत ऐसी है कि उसके हाथी का महावत दूसरे दल का प्रत्याशी होता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को मुरैना श्योपुर सीट से उतारा। उनके सामने कांग्रेस से दिग्गज डा गोविंद सिंह उतार दिए गए। मुरैना श्योपुर सीट पर क्षत्रिय वोट चुनाव की दिशा तय करता है और गोविंद सिंह 2014 से पहले तक कोई भी चुनाव नहीं हारे थे। कांटे के इस चुनाव में कांग्रेस की हालत तब खराब हो गई जब बसपा ने अपना प्रत्याशी वृंदावन सिंह सिकरवार को बना दिया। वृंदावन सिंह सिकरवार चंबल के क्षत्रिय समाज में खासा प्रभाव रखते हैं। भाजपा के सामने बसपा दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन करने को मिलेंगे 6 दिन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों को 6 दिन ही मिलेंगे। 24 मार्च को रविवार और 25 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने हैं। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा सीटें शामिल हैं। बुधवार को अधिसूचना जारी होगी और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में
नामांकन पत्र जमा होने लगेंगे। 27 मार्च को दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जो प्रत्याशी पहुंच जाएंगे, उनके नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 28 मार्च को इनकी जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें चुनाव की तैयारियों से अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस के गढ़ में नुपुर को उतारेगी बीजेपी, सियासी गलियारों में चर्चा। केजरीवाल के भी खिलाफ लड़ चुकी है चुनाव। निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के चुनाव लड़ने की खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह खबर चल रही है कि भाजपा उनको कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश में एकमात्र सीट है जहां से कांग्रेस 2004 से जीतती आ रही है। कांग्रेस से सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ा करती थी। अब वह इस सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा चुकी है। रायबरेली से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उतारने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसी भी दल की ओर से रायबरेली में उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अब भाजपा से नुपुर शर्मा के नाम की चर्चाओं ने रायबरेली सीट को फिर से चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। नुपुर शर्मा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतर चुकी हैं। केजरीवाल ने उन्हें 31,000 से अधिक वोटों से हराया था। नुपुर पेशे से वकील हैं। इंटरनेट मीडिया में यह खबर चल रही है कि बीजेपी की तरफ से वह रायबरेली की उम्मीदवार हो सकती हैं। अभी भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।